अगर आपके किसी करीबी या चाहने वाले को जरा सी खरोंच भी आ जाए तो दिल दर्द से दहल जाता है। पर सोचो क्या हो अगर आपको पता चले कि जिसे आप अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट स्टार पर मैं एक बार फिर आपसे हो रहा हूं रूबरू एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है पोजेस्ड यानी कब्जा। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। Hey, what are you doing? Office है ना बाबा। Hey, I was just exposing my feeling for you, baby. Okay, leave me. लंच में मिलते हैं हम, ठीक है? Done. आज लंच बाहर करते हैं, ठीक है? जेनिफर एक एंग्लो इंडियन गर्ल जिसका दिल धड़कता था सिर्फ मैडी के लिए, जो कि बेंगलोर से बिलोंग करता था। जेनिफर और मैडी मुंबई की एक प्रोडक्शन कंपनी में एक साथ काम किया करते थे और लगभग 4 साल से रिलेशनशिप में थे। इन 4 सालों में इनकी लाइफ में कभी भी किसी भी तरह का इशू नहीं आया, लेकिन जेनिफर की लाइफ का एक डरावना सच इन दोनों की खुशियों पर मौत का कफन चढ़ा देता है। आखिर क्या होता है वो सच, आइए जानते हैं। Listen, Maddie, I love you more than my life, but I can't marry you, यार। But why, Jennifer? आखिर प्रॉब्लम क्या है? I can't. Please understand, Maddie, I can't marry you. Jennifer, please marry me. Please get married, Jennifer. I love you so much. Why don't you understand? Please get married, Jennifer. I know, Maddie, I'm your life, but life is not mine now, cause I'm possessed. पोजेस्ड सुनने में महज एक मामूली सा शब्द है, लेकिन जब यह किसी के साथ हकीकत हो जाए तो उसकी जान लेकर ही पीछा छोड़ता है। लेकिन शायद मैडी इस सच से अनजान था। क्या कहा तुमने? Possessed? हाँ, मेरे शरीर पर और मेरी जान पर एक शैतान का कब्जा है। What nonsense? मैं ये सब नहीं मानता। झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मैडी। अगर मैंने किसी से भी शादी की तो वो मुझे मार देगा। अरे कौन मार डालेगा? कौन है वो? मुझे पूरी बात तो बताओ। I will help you. उसे मैंने भी आज तक नहीं देखा है, बस उसकी वो डरावनी आवाजें सुनी हैं और उसके वो हवस के घाव झेले हैं, पर वो जो भी है इस दुनिया का नहीं है। हवस के घाव? You mean rape? जेनिफर की लाइफ की इस डरावनी सच्चाई को जानने के बाद मैडी पूरी तरह बौखला जाता है और जेनिफर से उस अदृश्य शैतान का सामना करने की जिद करता है। I will kill that bastard. I will kill that bastard. चाहे कोई भी हो, चाहे इंसान हो या शैतान, I will kill him. नहीं मैडी, तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम क्या, दुनिया में कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Please Jennifer, please let me help you. For God's sake, please let me help you. I will help you out, please. और मैडी की इस जिद के आगे फाइनली जेनिफर अपने घुटने टेक देती है। ओके, तुम जानना चाहते हो ना कि वो कौन है? आज तुम खुद उसे अपनी आंखों से देख लेना। चलो। और शाम को ऑफिस के बाद जेनिफर मैडी को अपने फ्लैट पर ले जाती है। He'll come at 12. तुम इसी अलमीरा के अंदर ही रहना और इस मिरर होल से ही सिर्फ देखना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कुछ बोलना मत, वरना वो हम दोनों को मार डालेगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जेनिफर, तुम फिक्र मत करो। और उसके बाद जेनिफर के फ्लैट में एंट्री होती है उस शैतान की, जिसकी धुंधली परछाई और डरावनी आवाज के अलावा मैडी को और कुछ नजर नहीं आता। जेनिफर, माय डार्लिंग, वाह, कितनी प्यारी हो तुम, और तुम्हारा ये बदन, मजा आ जाता है। आओ शुरू करें।
और इसी के साथ वो दैत्य शैतान किसी भूखे जंगली जानवर की तरह जेनिफर के बदन पर टूट पड़ता है और जेनिफर किसी जिंदा लाश की तरह अपने बदन को उस शैतान के आगे परोस देती है। Oh my love, you're so hot, Jennifer. Oh my love, you're so hot. अलमीरा के भीतर से मैडी अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के बदन को चुपचाप उस शैतान के द्वारा नोचता खरोचता देख रहा होता है, लेकिन वो अपनी इस चुप्पी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और कुछ ही देर बाद You bastard! I will kill you! मार डालूंगा मैं तुझे, नहीं बचेगा तू मेरे हाथ से। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी जेनिफर को छूने की? ओह मैडी, माय बॉय, तुम आज आ ही गए। इसका मतलब फाइनली जेनिफर ने तुम्हें मेरे बारे में बता दिया। नहीं नहीं, मैडी को कुछ मत करना प्लीज। आई लव हिम। जो करना है मेरे साथ करो। मैडी तुम यहाँ से जाओ प्लीज। प्लीज मैडी को जाने दो, उसे कुछ मत करना प्लीज। मैडी तुम जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जाएगा तो ये तुम्हारी लाइफ से। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, मार डालूंगा इसे, जान से मार दूंगा। इसने मेरी जेनिफर को छूने की कोशिश कैसे की, मर जाएगा ये मेरे हाथ से आज। ओह एंग्री यंग मैन, ये बताओ मुझे मारोगे कैसे? तुम मामूली से इंसान और मैं एक माउंटेन सा शैतान। प्लीज आई बेग यू, मैडी को कुछ मत करना, उसे जाने दो। मुझे ना इससे कोई दिक्कत है ना तुम्हारे इसके साथ रहने से। बस एक वार्निंग देता हूँ, शादी मत करना, शादी मत करना। और इतना कहकर वो शैतान वहां से गायब हो जाता है। लेकिन लाख हिदायतों के बाद भी अगली ही सुबह मैडी जेनिफर को अपने एक दोस्त के पास ले जाता है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एक्सपर्ट होता है। यार मेरी जेनिफर को उस शैतान से बचा ले, शी इज पोजेस्ड। मेरी जेनिफर को बचा ले, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ यार, मेरी जेनिफर को बचा ले, शी इज पोजेस्ड। जेनिफर को उस शैतान से बचा ले यार प्लीज, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने ऐसी बहुत सी आत्माओं को देखा है और उनसे लोगों का पीछा भी छुड़ाया है। तुम दोनों पागल हो चुके हो। मैं जानती हूँ वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे अकेला छोड़ दो वरना वो तुम्हें भी मार देगा। मैडी, जेनिफर, तुम दोनों यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। और इसके बाद मैडी का दोस्त उन्हें एक सलाह देता है। देखो तुम दोनों फिक्र मत करो, तुम एक काम करो, 13 तारीख यानी आज से ठीक 2 दिन बाद रात को 11:11 पर चर्च में शादी कर लो। ये समय ऐसा है जब उस शैतान की शक्तियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होंगी। एक बार शादी हो गई फिर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जेनिफर वी हैव टू डू इट। अगर उस शैतान से पीछा छुड़ाना है तो हमें शादी करनी होगी और उसी समय करनी होगी। और प्लानिंग के तहत फाइनली शादी वाले दिन मैडी चर्च में पहुंच जाता है और जेनिफर का बेसब्री से इंतजार करता है। जेनिफर अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। मैडी जेनिफर को कई बार कॉल करता है लेकिन उसके फोन की रिंग तो जाती है पर कोई कॉल नहीं उठाता। पिक अप द फोन जेनिफर, पिक अप द फोन। कहाँ हो तुम? कम ऑन जेनिफर, फोन उठाओ। पिक अप द फोन, पिक अप द फोन जेनिफर, कहाँ हो तुम? और फाइनली बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब जेनिफर चर्च नहीं पहुंचती, थक हार के मैडी जेनिफर के फ्लैट पर पहुंच जाता है। जेनिफर, जेनिफर, जेनिफर दरवाजा खोलो, कहाँ हो तुम? ओपन द डोर जेनिफर, ओपन द डोर। आज हमारी शादी है यार, आज के बाद हमारी बीच में कोई नहीं आएगा। दरवाजा खोलो जेनिफर, ओपन द डोर। हजार कोशिशों के बाद भी जब जेनिफर दरवाजा नहीं खोलती तो मैडी दरवाजा तोड़ देता है और अंदर घुसते ही उसे जेनिफर सफेद गाउन में बेड पर बैठी मिलती है। पर जेनिफर को देख मैडी सदमे से वहीं बेहोश हो जाता है क्योंकि जेनिफर की बॉडी तो बेड पर होती है लेकिन उसका कटा हुआ सिर बेड की साइड टेबल पर रखा होता है।
और कमरे की सामने वाली दीवार पर खून से लिखा होता है, पोजेस्ड मीन्स पोजेस्ड, मना किया था ना, शादी मत करना। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं अगली बार फिर आपसे होऊंगा रूबरू किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्ट स्टार। आधा भेड़िया आधा इंसान, आखिर क्या थी उसकी असली पहचान? नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट स्टार में हमारी आज की कहानी एक बहुत ही विचित्र और भयानक जीव की है। अब उसे जीव कहें या शैतान, लेकिन मेरा यकीन मानिए, ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए वाकई जानलेवा साबित हो सकती है। अगर इसे सुने तो अपने रिस्क पर ही सुने। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। काफ़ी लेट हो गया यार, चल निकलते हैं। लेट गया यार, रात के 2:30 बज गए। अच्छा सुन, एक काम करते हैं यार, मेरी गाड़ी में थोड़ी विस्की पड़ी हुई है, 1-2 पैक लगा के फिर चलते हैं। ठीक है, पर ज्यादा नहीं। अतुल और मनोज, 2 जिगरी दोस्त, एक कॉल सेंटर में जॉब किया करते थे। तो होता यूं है कि एक रोज उन्हें काम करते करते रात के करीब 2:30 बज जाते हैं और काम खत्म करने के बाद दोनों गाड़ी से घर के लिए निकल जाते हैं। यार अब इस कंपनी में काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही हो गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कोई और जॉब देखते हैं, इससे हो नहीं पाएगा भाई। हाँ सही बोल रहा है। अब बातों के दौरान उनकी गाड़ी हाईवे तक पहुंचती ही है, तभी अतुल टॉयलेट के लिए हाईवे के साइड में गाड़ी रोक देता है। अच्छा एक काम कर, सुन तो 2 मिनट यहाँ रुक, मैं टॉयलेट होकर आता हूँ। हाँ ठीक है, तू जा, मैं यही। हाईवे के दोनों तरफ मीलों दूर फैला घना जंगल होता है, जो कि रात के वक्त बहुत ही डरावना और खतरनाक हो जाता है। आसपास के लोगों की माने तो इस जंगल में जंगली जानवर और प्रेतों का बसेरा भी था। इसी खतरे को देख मनोज भी कुछ देर बाद अतुल के पीछे चला जाता है, लेकिन अंधेरा और घने जंगलों के कारण मनोज को अतुल दूर दूर तक भी नजर नहीं आता। अतुल, अतुल कहाँ है यार तू? नजर क्यों नहीं आ रहा? किधर है अतुल? अतुल किधर है यार? अतुल कहाँ है यार तू? तभी मनोज को कुछ मीटर दूर से अतुल के कुछ गुनगुनाने की और सीटी बजाने की आवाज आती है। और आवाज को फॉलो करते हुए मनोज अतुल के पास पहुंच जाता है। अरे यार यहाँ है तू, मैं कहाँ का ढूंढ रहा था तेरे को। कर ले टॉयलेट, चले अब। रुकना यार, आराम से करने दे, चलते हैं। थोड़ी देर बाद मनोज देखता है कि अतुल जहां टॉयलेट कर रहा है वहां पीपल का पेड़ है। इस पर मनोज अतुल को समझाता है, भैया तू पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? पीपल के पेड़ के नीचे टॉयलेट नहीं करते भाई। कहानी नहीं सुनी क्या बचपन में? भूत प्रेत होते हैं इस पर। चल यहाँ से जल्दी। अबे चलना, पागल है क्या? भूत भूत कुछ नहीं होता, बस बहम है। अच्छा एक काम कर, मेरे साथ बोल, भूत की माँ की। अबे बोलना आगे, भूत की माँ की। तू भी ना साले चूतिया है एकदम। भूत भूत साले बच्चा है क्या? अब अतुल इतना बोलता ही है, तभी अचानक से पेड़ के नीचे पड़ा सूखे पत्तों का ढेर अपने आप हिलने लगता है, मानो कि जमीन कांप रही हो। ना हवा ना तूफान। ये सब देख मनोज और अतुल दोनों डर जाते हैं। अबे मनोज, ये क्या हो रहा है? तो हवा तो चल रही है, पत्ते कैसे हिल रहे हैं? भाई तू भाग यहाँ से, चलते हैं। कुछ गड़बड़ है, मैंने तेरे को पहले ही बोला था, तू मानता नहीं है। चल यहाँ से। हाँ चल यार, चलते हैं, सही कह रहा है। अतुल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर आगे नहीं बढ़ते, मानो जमीन के नीचे से किसी ने उसे जकड़ लिया हो। भाई मनोज यार, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ यार, किसी ने पकड़ लिया है मुझे। भाई मुझे बचा ले यार, ऐसा लग रहा है किसी ने जकड़ लिया है, बचा ले यार। और इसी के साथ अचानक से जंगल में तेज तूफान आ जाता है, जिसके कारण मनोज लाख कोशिशों के बाद भी अतुल तक नहीं पहुंच पाता। वो कोशिश करता है
पर हवा का तेज झोंका उसे पीछे ढकेल देता है। यार मैं क्या करूँ यार अतुल, यार मैं कैसे आऊँ तेरे पास, मैं आ नहीं पा रहा, क्या करूँ यार मैं। मनोज बचा ले यार मेरे को, यार बचा ले यार मनोज, मुझे प्लीज़ बचा ले यार, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, प्लीज़ बचा ले यार मुझे। क्या करूँ यार, मैं तेरे पास आना चाह रहा हूँ, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, हवा इतनी तेज है, मैं कैसे आऊँ। बचा ले यार मुझे, प्लीज़ बचा ले मेरे भाई, बचा ले यार। ये सब होता ही है तभी दोनों दोस्त देखते हैं कि अंधेरे को चीरता हुआ सामने से कोई विशाल जीप चल के आ रहा है, जिसके कदमों की आवाज से जमीन भी कांप उठती है। मनोज ये देख यार, सामने से कुछ चल के आ रहा है। क्या है यार ये, लग तो इंसान रहा है पर इतना भयानक। इंसान नहीं, कोई जानवर है यार ये, आधा इंसान आधा जानवर, भगवान बचा ले। क्या है ये। अब मनोज और अतुल का सामना एक ऐसे दैत्य जीव के साथ होता है जिसके कमर से ऊपर का शरीर भेड़िए का और नीचे का हिस्सा इंसानों का। भारी भरकम जंगली जानवर सा शरीर, नुकीले चाकू जैसे दांत, मुंह और शरीर खून से सना हुआ और पूरे शरीर पर लगी हुई रुई जैसे गंदे बाल। इस भयानक दैत्यनाग जीव को देख मनोज और अतुल डर से रोने लगते हैं और अपनी जान की भीख मांगते हैं। हमें माफ कर दो, गलती हो गई हमसे, हमें जाने दो। हाँ छोड़ दो हमें, छोड़ दो, हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, गलती हो गई हमसे, जाने दो हमें, हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, प्लीज 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 हमें जाने दो। लेकिन उस शैतान के सर पर खून सवार होता है, वो किसी की कुछ नहीं सुनता। बहुत शौक है ना तुझे लोगों के घर में घुसकर पेशाब करने का, भूतों से डर नहीं लगता तुझे, शैतानों से डर नहीं लगता तुझे, और तुझे डर दिखाता हूँ, ऐसा डर जिसे देख कर तू क्या तेरी आत्मा भी डर से कांप उठेगी। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। इतना कहकर वो दैत्यनाग शैतान अतुल को पैरों से खींचता हुआ जंगल के अंदर ले जाता है और मनोज अपने दोस्त को खोने के दर्द से बदहाल वहीं जमीन पर रोने लगता है। यार वापस आ जा अतुल मेरे भाई। मनोज को लगता है कि वो अपने दोस्त को अब कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन लगभग 15 मिनट गुजरने के बाद उसे दूर जंगल से अतुल के कराहने की आवाज आती है। मनोज, कहाँ है तू? मनोज, बहुत दर्द हो रहा है यार। मनोज दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और देखता है कि उसका दोस्त खून से लथपथ बेहद बुरी हालत में पड़ा हुआ है। अतुल उठ, अतुल मेरे भाई, शुक्र है तू ठीक है मेरे भाई। अतुल उठ, चल मेरे साथ, चल निकलते हैं यहाँ से जल्दी, चल, उठ, चलते हैं यहाँ से, चल मेरे साथ चल। और मनोज अतुल को गाड़ी में बिठाकर फौरन नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाता है, जिसके कारण उसकी जान बच जाती है। तो दोस्तों, पॉडकास्टर पर आज की कहानी में बस इतना ही। अगली बार मैं फिर आपसे करूंगा मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्टर। बुरी आत्माओं और भूतों के लिए अंधेरा, खामोशी और बंजर पड़ी जगहें किसी चुम्बक की तरह काम करती हैं। लेकिन जब जाने अनजाने में वहां किसी इंसान की दस्तक हो जाए तो फिर शुरू होता है डर, दहशत और मौत का खौफनाक खेल। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्टर पर मैं एक बार फिर आपसे हो रहा हूं रूबरू एक नई कहानी के साथ। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं।
उधर से लंबा पड़ेगा। एक काम कर, आगे से यू टर्न ले ले, मैं बताता हूँ रास्ता। तेरा दिमाग खराब है? टाइम देख क्या हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं। इतनी रात को जंगलों से जाएगा? पहाड़ों का माहौल है, समझा कर। मेन रोड से चलते हैं। यार मैं इसीलिए नहीं जाता कहीं तेरे साथ। कितनी फटती है तेरी, क्यों डर रहा है? मैं हूं ना। यार तेरी जल्दबाजी के चक्कर में ना किसी लंका लग जाएगी, पता है? हाँ ठीक है, चल गाड़ी चला, बकवास मत कर। हाँ यार, बड़ा फट्टू गई का। नीरज और कमल, 2 जिगरी दोस्त, उत्तराखंड के लिए अपनी गाड़ी से ट्रिप पर निकलते हैं। वो जैसे तैसे उत्तराखंड पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने के कारण अपने होटल का रास्ता भटक जाते हैं। यार ये जीपीआरएस को पता नहीं क्या हो गया, नेट ही काम नहीं कर रहा था। भाई पहुंच जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहा है? यहाँ पहाड़ों में कौन सा वाईफाई लगा है? धीरे धीरे चला, रास्ता मिल ही जाएगा। कैसा माहौल है यार यहाँ का। बोला था तेरे से मेन रोड से चलते हैं, यहाँ जंगलों में ले आया। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच नीरज और कमल बातचीत करते हुए जा रहे होते हैं। तभी अचानक नीरज देखता है कि उसके पीछे एक और गाड़ी चल रही है जो शायद ओवरटेक करना चाहती है। इसीलिए नीरज अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर लेता है ताकि पिछली गाड़ी आसानी से ओवरटेक कर ले। निकाल ले भाई, तुझे ज़्यादा जल्दी है, तू निकल पहले। अबे दिक्कत क्या है भाई, वो भी रास्ता भटक गया होगा। एक से भले 2, आने दे पीछे। सही बोल रहा है। नीरज के पीछे वो अनजान गाड़ी तकरीबन 15 मिनट तक चलती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है। कमल, यार वो पीछे वाली गाड़ी नजर नहीं आ रही, कहाँ गायब हो गई? किसी भूत ने पकड़ ली होगी। मजे मत ले यार, अभी तो पीछे चल रही थी ना, पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई। अबे भाई तुझे क्या लेना यार, गाड़ी कहाँ गई? तू आराम से ड्राइव कर। पीछे आ रही गाड़ी को अचानक से गायब होता देख नीरज कुछ परेशान सा हो जाता है और उसे अपने आसपास कुछ गलत होने का अंदेशा होता है। यार ऐसे कैसे गायब हो सकती है गाड़ी? सिंगल ट्रैक है ये, और मैंने मिरर में देखा, उसने ना गाड़ी बैक ली ना रोकी, फिर कैसे गायब हो गया? नीरज और कमल की बातचीतों का सिलसिला चल ही रहा होता है। तभी नीरज और कमल देखते हैं कि वही सेम गाड़ी अब उनके आगे चल रही है। अबे नीरज, ये तो वही गाड़ी है ना जो पीछे चल रही थी। देख साला शॉर्टकट मार के आगे आ गया। कमल के लिए उस गाड़ी का अचानक से आगे आ जाना आम होता है, लेकिन नीरज इस चीज से कुछ सहम सा जाता है। कमल, मेरी बात मान यार, कुछ गड़बड़ है भाई। यार इतना खराब रास्ता है जंगलों का, कहाँ से शॉर्टकट मारेगा? अबे कोई लोकल बंदा होगा, रास्ता पता होगा उसे। तुझे क्या करना, तो ओवरटेक कर ले। सही बोल रहा है, वही करता हूँ। अब उस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए नीरज हॉर्न बजाकर उससे साइड मांगता है। अबे कैसे कछुए की तरह चल रहा है यार ये, ना खुद जा रहा ना जाने दे रहा। ये बोल तो सही रहा यार तू, ये बंदा पागल वागल है क्या? एक काम कर, हॉर्न बजा और गाड़ी रुकवा इसकी, मैं बताता हूँ साले को। अब उस गाड़ी को रोकने के लिए नीरज बैक टू बैक हॉर्न बजाने लगता है। कसम से आज ये बहुत पिटेगा मेरे हाथ से। रोक बस साले, गाड़ी रोक। और कुछ देर बाद फाइनली सामने वाली गाड़ी रुक जाती है। और नीरज और कमल अब अपनी गाड़ी से उतर उस गाड़ी के पास जाते हैं। लेकिन गाड़ी के शीशों पर ब्लैक शीट लगी होती है जिससे अंदर का कुछ भी नजर नहीं आता। इसीलिए नीरज और कमल गाड़ी का दरवाजा पीटने लगते हैं। अबे दरवाजा खोल, निकल बाहर। इतनी देर से नौटंकी लगा रखी है साले, बाहर आ। इतनी देर हो गई ड्रामा करते करते, कभी आगे कभी पीछे। गाड़ी से बाहर उतर साले, गाड़ी से बाहर उतर। कौन अंदर? गाड़ी से बाहर आ, दरवाजा खोल। मैं खोलना, खोलता क्यों नहीं दरवाजा? अब दरवाजा खोल। ओह फक, भाग यहाँ से, जल्दी निकल। चल 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 चल। ओ मैं, ओ भाग 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 नीरज भाग, जल्दी चल, भाग भाग भाग, पीछे चल पीछे। बैक ले गाड़ी, बैक ले बैक ले बैक ले, जल्दी भाग भाग नीरज भाग जल्दी। ओ भैंस, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। कमल चल 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 चल, जल्दी भाग 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 भाग, निकल यहाँ से। भैंस क्या है ये? गाड़ी का दरवाजा खुलने के बाद नीरज और कमल को जो डरावना दृश्य दिखता है उसे देख वो दोनों उल्टे पैर वहां से भाग जाते हैं।
क्योंकि पूरी गाड़ी में सिर्फ ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर की जगह महज एक साल का बच्चा लेटा होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं अगली बार फिर आपसे होऊंगा रूबरू किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्ट स्टार। एक खुशहाल परिवार, एक आलीशान घर और उस आलीशान घर की हॉन्टेड छत जिस पर था कब्जा एक जिद्दी आत्मा का। मालती, ये देख कितना बड़ा घर है, खास तेरे लिए बनवाया है, एकदम आलीशान घर। घर तो सच में बहुत बड़ा है, एकदम आलीशान, जैसा टीवी में दिखाते हैं। अरे तो पैसा भी तो मोटा लगाया है। अच्छा, पैसा लगाया है? एक काम कर, बढ़िया वाली काजू बादाम की खीर बना और रसोई का उद्घाटन कर मीठे के साथ। जा। ठीक है, अभी लाती हूँ। सोमनाथ कोठारी एक रईस बनिया एक बहुत ही बड़ा और आलीशान घर बनवाता है और अपनी बीवी मालती और बच्चे के साथ वहां प्रवेश करता है। लेकिन कुछ ही समय में उसके इस आलीशान घर पर डर और दहशत का कफन चढ़ जाता है। पापा देखो, मैंने गेम में 1000 कॉइन जीत ली। अच्छा है ना? बहुत टाइम हो गया राजा बेटा, अब सो जा, सुबह स्कूल भी जाना है। पापा पापा बस थोड़ी देर और, फिर सो जाऊंगा, बस थोड़ी देर और प्लीज। तो एक काम कर, दूसरे वाले कमरे में जा, मुझे आ रही है नींद। ठीक है पापा। ये लड़का भी ना सारा दिन गेम में लगा रहता है। हाँ, शैतान बाप का शैतान बेटा है। अच्छा, मैं शैतान हूँ? और नहीं तो क्या। दिखाऊं शैतानी? छोड़ दो ना, सुबह दुकान पर भी तो जाना है। चलो सो जाओ अब। घर का उद्घाटन करने के बाद अब रात को सोमनाथ और उसकी पत्नी सोने चले जाते हैं और रात के तकरीबन 2 बजे जब दोनों मियां बीवी चैन से सो रहे होते हैं, तभी उन्हें घर की छत से किसी के जोर जोर से चलने की आवाज आती है। मालती, मालती, उठ उठ, जल्दी उठ, उठ तो सही। मालती, जल्दी उठ 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 उठ, जल्दी उठ उठ। क्या हुआ? सुन 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 सुन, ध्यान से सुन। ये सुना तूने? छत से कैसी आवाज आ रही है? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे छत पर कोई जोर जोर से चल रहा हो। अरे इतना भारी लेंटर है छत का, छत पर चलने की आवाज कमरे में कैसे आ सकती है? कोई झोपड़ी थोड़ी ना है। हाँ, एक काम करो, छत पर जाकर एक बार देखाओ, क्या पता बगल की छत से कोई आ गया हो। हाँ हाँ ठीक कह रही है, तू भी साथ चल। अब उस आवाज का पता लगाने सोमनाथ अपनी पत्नी के साथ छत पर जाता है। अरे यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है, फिर आवाज कैसे आ रही थी? क्या पता कोई हो, अब चला गया हो। एक काम करो ना, छत के दरवाजे पर ताला लगा दो, कहीं कोई चोर वोर छत से नीचे ना आ जाए। हो सकता है, चल फिर नीचे चलते हैं। सोमनाथ और उसकी पत्नी छत पर जाकर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता और फिर छत के गेट का ताला लगाकर वो वापस कमरे में आ जाते हैं। वैसे ये भी हो सकता है कि नई जगह इसीलिए ऐसा लग रहा हो। हाँ, जाने दो, अब सो जाओ। इसके बाद अब सुबह होती है। मालती, लंच पैक कर दे यार, मेरा दुकान के लिए देर हो रही है। हाँ बस हो गया, 2 मिनट लगेंगे। और अगर शाम के लिए कुछ लाना है बाजार से तो वो भी बता दे। हाँ, लिस्ट टेबल पर रखी है, घर के कुछ सजावट का सामान है, भिजवा देना किसी नौकर से। अच्छा ठीक है, चल मैं चलता हूँ अब। ठीक है। अगली सुबह सोमनाथ हर दिन की तरह अपनी दुकान पर चला जाता है और मालती बच्चे को स्कूल भेज अपने घर के कामों में बिजी हो जाती है और फिर शाम को एक बार फिर से सब लोग सोने चले जाते हैं। आज बहुत थकावट हो गई। चलो मैं तो चला सोने, तू भी सो जा। चलो ठीक है, आज मैं भी घर के काम से बहुत थक गई हूँ। और रात के तकरीबन 1 बजे अब एक बार फिर से उन्हें छत से वही आवाज आती है, लेकिन इस बार ये आवाज पहले से भी तेज
और डरावनी होती है। मालती, मालती उठ, मालती उठ। हाँ, लग रहा है यहाँ भूकंप आ रहा है। शायद छत पर कोई चोर वोर आ गया है। एक काम कर, ये डंडा तू पकड़ और मैं ये रॉड पकड़ता हूँ। छत पर चलते हैं, आज सालों की खैर नहीं इनकी। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। सोमनाथ और उसकी पत्नी हाथों में डंडा और रॉड पकड़े छत पर जाते हैं। कौन है? कौन है वहां छत पर? अरे सामने क्यों नहीं आ रहा? हाँ, कहाँ छुप गया? भाग गया क्या? वो दोनों अपनी छत पर और आसपास ठीक से देखते हैं, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। जिसके बाद वो वापस नीचे चले जाते हैं। पता नहीं कौन पीछे लगा हुआ है हमारे। पक्का कोई चोर ही होगा। एक काम करता हूँ, कल छत के ऊपर कैमरे लगवाता हूँ। रात में कोई भी आएगा तो शक्ल तो दिख जाएगी। और अगली ही सुबह सोमनाथ घर की छत के हर कोने पर कैमरास लगवा देता है। अब वो हीरो हो या विलन, सब टीवी पे दिख जाएगा। बस एक बार शक्ल दिख जाए साले की, खाल छिलवा दूंगा, देखियो तू। हाँ, कमीने ने जीना दुश्वार कर रखा है। शरीफ लोगों को कोई परेशान करता है क्या? और इसके बाद देखते देखते एक बार फिर से रात हो जाती है। सोमनाथ और उसकी पत्नी टीवी चालू कर बैठे होते हैं, लेकिन रात के 1 बजे तक भी उन्हें कैमरे में कुछ नजर नहीं आता। लगता है जो भी है उसे कैमरे का पता चल गया होगा, इसीलिए आज रात नहीं आया। हो सकता है कोई पड़ोसी ही हो। वो इतना बोलते ही हैं, तभी उन्हें छत से एक बार फिर से वही डरावनी आवाज आती है। मालती, ये आवाज तो फिर से आ रही है। पर छत पर तो कोई भी नहीं है ना। हाँ, बात तो सही कह रही है। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें कैमरे से टीवी की स्क्रीन पर दोनों हाथ पीछे कर छत पर चलता हुआ एक इंसान नजर आता है। मालती, 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 ये देख, ये देख, छत पर कोई है। वहां 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 देख, चौथे कैमरे में देख, है कोई छत पर है वहां वहां। हाँ हाँ, देखो कोई तो है। स्क्रीन बड़ी करो, देखो पीठ ही दिख रही है अभी। एक बार चेहरा दिखा दे साले, ऐसा हाल करूंगा जिंदगी भर याद रखेगा। रुको रुको, स्क्रीन बड़ी ही रखो, घूमेगा अभी ये। और इसके बाद उन्हें टीवी स्क्रीन पर एक चेहरा दिखता है, जिसे देखने के बाद मालती, ये कैसे आ गया था? ये जिंदा कैसे हो गया? हे भगवान, ये तो वही बिल्डर है जिसने ये घर बनवाया था। इसे तो मैंने मरवा दिया था। ये जिंदा कैसे हो गया? अब टीवी स्क्रीन पर सोमनाथ और उसकी पत्नी को उसी बिल्डर की आत्मा दिखती है, जिससे अपना घर बनवाने के बाद सोमनाथ ने उसका मर्डर करवा दिया था। और इसके बाद उस बिल्डर की आत्मा की सोमनाथ से बात शुरू होती है। भाई, तू कैसे आ गया था? तू तो मर गया था। तूने सिर्फ मुझे मारा है, पर मेरी आत्मा और मेरे परिवार की जरूरतें अब भी जिंदा हैं। आत्मा? भाई माफ कर दो। तुम्हारे लालच के चक्कर में मेरा परिवार आज सड़कों पे सो रहा है। भाई तुझे क्या चाहिए मैं दे दूंगा। मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ, तुझे जो चाहिए मैं दे दूंगा। बस तू कुछ करना मत, मेरे परिवार से कुछ करिए मत। तुम्हारी जमीन पर मकान बनाने के लिए मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। सोचा 1 करोड़ मिल जाएगा तो जिंदगी भर फैमिली आराम से घर में रहेगी, पर तूने मुझे धोखा दिया। मकान बनवाकर मुझे मरवा दिया। मेरा सारा पैसा चला गया और मैं भी। मेरे परिवार को और मुझे छोड़ दे। जो मांगेगा वो दूंगा, जो मर्जी ले ले, तू सब ले ले। मैं माफ कर दे, गलती हो गई। मैं तुझे छोड़ तो दूंगा, लेकिन तुझे मेरे परिवार को इस मकान पर 1 करोड़ देना होगा। जैसे हमारी डील हुई थी वैसे। दिया भाई दिया, जो बोलेगा वो दूंगा। कल से ही काम शुरू। महीने भर में तेरा परिवार यहाँ रहेगा सुकून से। बस तू मुझे जाने दे यार, मुझे माफ कर दे। ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 महीना। अगर इस बार धोखा दिया तो सोच ले, पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है, जैसा तू बोले ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद वादे के अनुसार सोमनाथ उस मरे हुए बिल्डर के परिवार के लिए उसी जगह एक और फ्लोर बनवाता है और उन्हें दे देता है। और इसके बाद से ही उस छत से वो डरावनी आवाज आनी बंद हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही।
मैं अगली बार फिर आपसे होऊंगा रूबरू किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्ट स्टार। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट स्टार पर मैं एक बार फिर आपसे हो रहा हूं रूबरू एक नई कहानी के साथ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, हम जब कभी भी भूत, प्रेत और आत्माओं की कहानियां सुनते हैं तो उन कहानियों में अमूमन खून, मौत, बदला और नकारात्मकता का ही विश्लेषण पाते हैं। लेकिन पॉडकास्ट स्टार पर आज जो कहानी मैं आपके लिए लाया हूं वो उन सभी कहानियों से विपरीत है। ये कहानी उस अदृश्य दुनिया की है जहां जीवन भी है, खुशियां भी हैं, रिश्ते भी हैं और दर्द भी है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश जिले के अलीगढ़ शहर से महज 80-90 किलोमीटर दूर बसे एक गांव की, जिसका नाम है सीतापुर। आज से लगभग 51 साल पहले यानी 1971 के करीब सीतापुर गांव में सिर्फ खेत खलियान और घने जंगल हुआ करते थे। ना कोई सड़क, ना कोई साधन और ना ही कोई आने जाने की सुविधा। ये गांव इतना वीरान था कि यहाँ रहना तो दूर, लोग इसके पास से भी गुजरने से कतराते थे। और इसी गांव में रहती थी तकरीबन 60 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम था फुलवा। उस दौर में फुलवा जी गांव की सबसे समझदार, सबसे मददगार और सबसे जानकार गायनेकोलॉजिस्ट हुआ करती थी, और देसी भाषा में कहें तो एक दाई। उस दौर में सीतापुर से मीलों मील दूर तक एक भी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम नहीं था। इसीलिए पूरे गांव में जहां भी प्रेगनेंसी का कोई भी केस होता था तो सबसे पहले फुलवा जी को याद किया जाता था, और फुलवा जी भी हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती थी। लेकिन एक रात फुलवा जी के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने ना सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे गांव को हैरान करके रख दिया। आखिर क्या थी वो घटना? क्या हुआ था उस रात? क्यों सारा गांव उस रात के बाद डर और सदमे में आ गया था? ये बात सर्दियों के मौसम की है। रात के तकरीबन 2:30 बजे का समय था। फुलवा जी अपनी बहू और बेटे के साथ गहरी नींद में आराम से सोई हुई थी। तभी अचानक से कोई जोर जोर से उनका दरवाजा पीटता है। फुलवा जी, फुलवा जी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, फुलवा जी, जल्दी दरवाजा खोलो, फुलवा जी, फुलवा जी, फुलवा जी, दरवाजा खोलो, जी, दरवाजा खोलो, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो, जी। इतनी रात को दरवाजा पीटने की आवाज सुन फुलवा जी की नींद टूट जाती है और वो दरवाजा खोलती हैं। इधर को है रे भैया, तू इतनी रात में दरवाजा क्यों पीट रहा है? फुलवा जी, तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे बउआ बचा ले, मत जावे वो, जिज्जी बचा ले भाई, मत जावे। ए भैया रोबे मत, बात तो बता, क्या बात है गई? बता क्या है वो, रोबे मत भैया। जिज्जी मेरी बहू पेटते है और धोरे दूध दूध तक कोई डॉक्टर अस्पताल कछू ना है। जिज्जी बहुत परेशान है रू में, बालक है बे बारो, बाको पेट में पीड़ है रही है बहुत जोर से, दीदी बागू बचा ले। इस अनजान व्यक्ति की आवाज सुन फुलवा जी का बेटा भी अंदर से बाहर आ जाता है। जिज्जी को है जी, इतनी रात में क्यों आए हुए? अरे बेटा जाके वो पेटते है तो सोबर करवाए कर आए हो, परेशान है बेचारो। पर जे जा काम को तो लगना रहो, को है भैया तू, जहाँ को तो है ना है तू। सही कह रहे हो भैया, सही कह रहे हो भैया, मैं जहाँ को ना हूँ, मैं तो सिकंदर रहा से जहाँ आया हो तो मजदूरी करने का रे। बहू पेटते हती तो अब परेशान है रही है। अगर जिज्जी ना गई तो वो मत जावे भैया रे, भैया रे भेज दे जिज्जी है, बीरा मेरे तेरे हाथ जोड़ दूँ, भेज दे जिज्जी है, भेज दे भैया। अरे भैया रे रोवे मत, चुप है जा, जिज्जी चली जा भाई। हाँ चल रही हूँ बेटा, तेरे संग चल रही हूँ, रोवे मत, चल रही हूँ संग में। ला जिज्जी, मैं तेरे संग चल रहा हूँ। अरे तू मध्यमान आदमी है, तू क्या करेगा जाके सोबर में? तू रुक, मैं हवा ला रही हूँ घंटा भर में। हाँ जिज्जी जल्दी चलो जल्दी। और कुछ देर के बाद उस अनजान व्यक्ति के साथ फुलवा जी चली जाती हैं और वहां जाकर देखती हैं कि उस अनजान व्यक्ति की बीवी
लेबर पेन से बहुत ही बुरी तरह चीख और चिल्ला रही। अरे मेरी मैया, बहुत जोर से दर्द है रहा, मत जाऊंगी। अरे बचा लियो भैया, अरे कोई बचा लियो, मत जाऊंगी। बहुत जोर से दर्द है रहा है, कोई बचा लियो, मत जाऊंगी। और उस औरत को दर्द में देख फुलवा जी उसे दिलासा देना शुरू करती है। अरे परेशान मत हो, कुछ ना होएगा तो जिज्जी आ गई है, शांत है जा, शांत। ए बेटा रोवे मत, सब ठीक है जाएगा, मैं आ गई हूँ। लल्ला तू एक काम करना, एक पतीला गर्म पानी कर ला। हाँ जिज्जी अभी ला रहा हूँ, बस अभी ला रहा हूँ। उस प्रेग्नेंट महिला के नैन नक्श को देख फुलवा जी कुछ असमंजस में पड़ गई। उसका हाव भाव और आवाज आम औरतों जैसी नहीं थी, लेकिन उसे दर्द में देख फुलवा जी ने इन सभी चीजों को अनदेखा कर दिया और उस औरत को दिलासा देने लगी। जिज्जी बहुत दर्द है रहा हुए, जिज्जी बहुत दर्द है रहा हुए। एक काम कर बेटा, जोर लगा, थोड़ी हिम्मत रख, भगवान सब ठीक करेगा, जोर लगा। बहुत दर्द है रहा हो जिज्जी, रहो ना जा रहा हो। जोर लगा। ना लगाए जा रहा हो जिज्जी, जिज्जी क्या करूँ? बेटा जोर लगा ना, हिम्मत रख ना, पेट पे जोर डाल। जिज्जी ना है रहो, जिज्जी क्या करूँ, ना है रहो। अरे मैया, और जोर लगा, थोड़ी हिम्मत रख बेटा, हिम्मत तक काम ले, जोर लगा और जोर लगा। शरीर में जान ला, थोड़ी शरीर में जान ला, जोर लगा बेटा, जोर लगा। ले जो पानी लिया, मैं गर्म पानी ले जिज्जी। लल्ला तू पानी जहीं रख दे और जाके हाथ पकड़ ले। हाँ जिज्जी यहीं पकड़ दूँ। ए चुप पे है जा, हिम्मत रखना। जोर लगा बेटा, जोर लगा बेटा, पेट को आगे धक्का मार, पेट को आगे धक्का मार बेटा, पेट को आगे धक्का मार। जिज्जी अरे ना लग रहा हो। जिज्जी ले परेशानी हरियती है गो, सब ठीक। लल्ला भयो लल्ला। जिज्जी ते बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, अगर तू ना होती तो जे बच ना पाती आज। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, बहुत ज्यादा। अरे कोई बात ना बेटा, जे तो मेरा काम है। ला गर्म पानी दे, लल्ला को नवा दूँ, जाको नारवाल काट दूँ। ले बेटा है गो सब। अब भाई लल्ला को रख, ख्याल रख जाको, मैं जा रही हूँ। अब बहू को भी ध्यान रखियो। फुलवा जी की इस उदारता के बाद वो अनजान व्यक्ति उनका आभार प्रकट कर बोलता है। जी वैसे तो मैं मजदूर आदमी हूँ, मुँह पे तो देवे कारा कुछ ना है। काम कर, जे कोयला के कुछ टुकड़ा है, इन्हें पे पल्लू ते बांध ले और घर ले जा, पर ले जरूर जाइए, फेंकियो मत इन्हें। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात ना, मैं ले जाऊंगी। सुबह की होने गई है, मैं चल रही हूँ, हो ध्यान रखियो अब। और उस व्यक्ति ने 2 मुट्ठी भर कोयले के टुकड़े फुलवा जी के पल्लू से बांध दिए। हाँ जिज्जी आराम तो जाइयो, भगवान तो 100 साल जिया है जिज्जी। उसके बाद फुलवा जी वहां से चली गई, लेकिन कोयले के टुकड़ों को देख फुलवा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज तक उन्हें किसी ने भी ऐसा अजीबोगरीब तोहफा नहीं दिया था। इसीलिए वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। कड़ी खाए ना, इतनी रात को बुला लो, छोरा भयो फिर भी कुछ ना दे। अजय कोयला के टुकड़ा पकड़ा दे, अब क्या करूं मैं इनको? मत जाए कहूँ जाके तिवलाज ना आई, ये पकड़ा दे कोयला के टुकड़ा, ये जिज्जी ले कोयला ले जा है। और गुस्से में फुलवा जी ने अपने पल्लू की गांठ खोल वो कोयले के टुकड़े रास्ते में ही फेंक दिए और वहां से घर चली आई। और अगली सुबह फुलवा जी जब सोकर उठी तो उनके घर का नजारा कुछ ऐसा था। फुलवा जी उठ, तू जा खाट पर सोई थी ना फुलवा जी। जे देख जे का है, कल रात में का चोरी कर गई थी तू, जो देख देखा है खाट पे। अरे मेरी मैया, जे का है लल्ला? जे तो सोना चांदी के सिक्का है। वही तो कह रहा हूं मैं, तो कहां था जे खजाना लिया आई, और लाई भी तो जे 2-4 सिक्का भर के लिया थी पूरा। दरअसल उस रात को जो व्यक्ति फुलवा जी को अपनी प्रेग्नेंट बीबी की डिलीवरी के लिए ले गया था, वो कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक जिन था, जिसने कोयले के रूप में फुलवा जी के पल्लू से सोने और चांदी के सिक्के बांधे थे, जिन्हें गुस्से में फुलवा जी रास्ते में ही फेंक आई थी और कुछ टुकड़े उनके पल्लू में अटक गए थे। इस पर फुलवा जी को बहुत पछतावा हुआ, और हो भी क्यों ना, इतना सारा खजाना हाथ से जो निकल गया। अरे मेरी मैया, मुझे तो पहले शक है तो कि वो आदमी ना है, जिंद है।
बाकी बहू अजीब तरीका की दिख रही थी और अजीब तरीका से ही बोल रही। अरे मेरी किस्मत में तो बर्बाद है गई। मैं ले आती वो कोयला तो कितना अच्छा है जाता, मेरे बालकन को भविष्य बन जाता। ये भगवान का कर दो मैंने। जिज्जू तू कौन कौन से रास्ता था ये तुझे बता, मैं जा रहा हूँ सोना चांदी के सिक्का ढूंढने। बुढ़िया तने सब गड़बड़ कर दी, ले आती कोरा तो का बिगड़ जा। तो उसके बाद फुलवा जी का बेटा जब उसी रास्ते पर सोने और चांदी के सिक्के ढूंढने गया तो उसे कुछ सिक्के वहां पर मिले। इतना ही नहीं, कुछ गांव वालों को भी उस रास्ते से सोने और चांदी के सिक्के मिले थे। फुलवा जी को उस जिंद ने जो कोयला दिया था वो कोयला नहीं, सोने और चांदी के सिक्के थे। और जो व्यक्ति उस रात उनके पास आया था वो कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक जीता जागता जिन था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्टर।